देश के इन गद्दारों के चेहरों को देख लीजिए। हिंदुस्तान को धोखा देने वालों को गौर से पहचान लीजिए। चंद पैसों के लिए इन्होंने अपना ईमान बेचा, इज्जत बेची और नापाक पाकिस्तान के हाथों हिंदुस्तान की सुरक्षा का सौदा भी करने लगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जासूसों की धरपकड़ का काम जोरों पर है। उसी लिस्ट की अगली कड़ी है ये विश्वासघाती। कहने के लिए ये उंगलियों पर गिने जाने वाले गद्दार हैं, लेकिन असल में बेहद खतरनाक साजिश का हिस्सा हैं। हालांकि अब इससे निपटने का पक्का इंतजाम कर लिया गया है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों का इलाज किया था, ठीक उसी तरीके से अब इन देशद्रोहियों का भी हिसाब किताब होगा। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं का सफाया कर दिया, ठीक उसी तर्ज पर अब जासूसों को जिंदगी भर का दंड दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या पहलगाम जैसे आतंकी हमले इन्हीं बेशर्मों की करतूतों का नतीजा होते हैं? क्या इनकी बेहयाई का नुकसान देश को उठाना पड़ता है? और कैसे पाकिस्तान की बदनाम आईएसआई अपनी स्लीपर सेल के तौर पर इनका इस्तेमाल करती है? धोखा है मादरे वतन से, जिसकी मिट्टी की सौगंध खाकर भी नमक हरामी ये लोग करने लगते हैं। ज्योति मल्होत्रा के वीडियो में सबूत है, उसकी चैट में जासूसी का कबूलनामा है, उसके पाकिस्तान के दौरे के आईएसआई के संपर्क की गवाही दे रहे हैं। लेकिन आज हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे जिन पर सीक्रेट तरीके से सेना के मूवमेंट की तस्वीरें बॉर्डर पार भेजने का आरोप है। वर्दी पहनकर धूल झोंकने वाले गद्दारों की वो सच्चाई सामने रखेंगे जिसे सुनने के बाद हर हिंदुस्तानी ऐसे गद्दारों को लानत मलालत भेजेगा। बेनकाब करेंगे उन देशद्रोहियों को भी जो हिंदुस्तान का नमक खाकर पाकिस्तान में ट्रेनिंग इस बात के लिए पहुंच गए कि भारत को कैसे मुश्किलों में डाला जाए। शकूर खान, कांग्रेस नेता का पूर्व निजी सहायक, राजस्थान के जैसलमेर से गिरफ्तार। मोतीराम जाट, सीआरपीएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, दिल्ली से गिरफ्तारी। कासिम, ताबीज बेचने वाला मौलाना, राजस्थान से अरेस्ट। रविंद्र मुरलीधर, नौसेना से जुड़ी निजी कंपनी का कर्मचारी, महाराष्ट्र के ठाणे से गिरफ्तार। तुफैल, गजवाए हिंद का सपना देखने वाला, वाराणसी से गिरफ्तारी। अभिषेक, कॉलेज से ड्रॉप आउट, हिमाचल के कांगड़ा से गिरफ्तार। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए जाने वालों की गिनती 15 से ज्यादा हो चुकी है। देश के हर हिस्से से गद्दारों की धरपकड़ के लिए अभियान जारी है। मगर जिस तरह जांच एजेंसीज का हंटर जारी है, उस हिसाब से इतना क्लियर है कि जिसने भी अपने जमीर को बेच दिया, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कासिम या फिर तुफैल ही क्यों ना हो। जिस वक्त ऑपरेशन
सिंदूर जारी था उस वक्त जैसलमेर वॉर रूम के अंदर एक भेदिया छिपा बैठा था जिसका नाम था शकूर खान। शकूर खान नाम का ये गद्दार पाकिस्तान भी कई दफा जा चुका था और फिर उसकी गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ वो हड़कंप मचा देने वाला है। शकूर खान एक सरकारी कर्मचारी है। जैसलमेर में रोजगार विभाग में उसकी पोस्टिंग थी। राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक मोहम्मद सालेह का निजी सहायक रहा है। खुलासे के मुताबिक शकूर खान नाम का यह शख्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एक बार नहीं 7 बार पाकिस्तान जा चुका है और इसके लिए उसने अपने विभाग को कभी भी जानकारी नहीं दी। सूत्रों के मुताबिक रहीम यार खान, घोटकी और सक्कर में अपने रिश्तेदारों के होने का बहाना बनाकर उसने पाकिस्तान की यात्रा की और फिर उसके बाद कई ऐसी डिटेल शेयर करने लगा जो उसके गुनाहों की तस्दीक करता है। जांच एजेंसीज का दावा है कि पकड़े जाने के डर से शकूर ने अपने फोन से कई दस्तावेज डिलीट कर दिए। एजेंसीज FSL जांच के जरिए शकूर खान के फोन का डेटा रिकवर करने की कोशिश में है। उसके बैंक खातों की जांच की जा रही है। चूंकि शकूर खान सरकारी कर्मचारी था, उसकी कांग्रेस के बड़े नेताओं में उठक बैठक थी। बीजेपी की IT सेल के अमित मालवीय ने शकूर खान की राहुल गांधी के साथ ये तस्वीर शेयर की। इसीलिए उसके परिवार के बैंक अकाउंट्स भी रडार पर हैं। निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इसकी ठीक से जांच होकर के उनके सारे जितने भी सूत्र उनके साथ में जुड़े हुए हैं उन सब की जांच करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में समझौता करने वाले या खिलवाड़ करने वाले लोगों को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। सवाल उठ रहा है कि क्या शकूर खान ने जैसलमेर से जुड़ी कोई खुफिया जानकारी ISI एजेंट तक तो नहीं पहुंचाई। शकूर खान को लेकर दावा किया जा रहा है कि उसने BSF के मूवमेंट के कई वीडियोस और तस्वीरें कैप्चर की थीं, जिनमें से कुछ को पाकिस्तान भेजे जाने का शक है। हालांकि क्या शकूर खान जैसलमेर में ही आर्मी और एयरफोर्स की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज यानी कि पोखरण तक पहुंचा था, इसे लेकर भी उससे पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान की सीमा से लगता ये वही मंगलियों की ढाणी का गांव है जहां से शकूर खान को पुलिस ने हिरासत में लिया है और काफ़ी संगीन आरोप में हिरासत में लिया है, क्योंकि शकूर खान कई मर्तबा अपने विभाग को बिना बताए भी पाकिस्तान गए हैं। जैसलमेर में जब पाकिस्तान द्वारा मिसाइल दागी गई थी तो वो यही हिस्सा है, आप मेरे पीछे जो जगह देखेंगे, जो खेत है वहीं पर वो मिसाइल आकर गिरी थी। तो ये शकूर खान के घर से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर वो मिसाइल आकर गिरी थी। हालांकि उस दौरान भी शकूर खान ने मीडिया से बातचीत की थी, लेकिन अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शकूर खान जब वापस हिरासत से आएंगे उसके बाद ही साफ तौर पर उनका पक्ष और परिवार का पक्ष आएगा। लेकिन अभी पुलिस हिरासत में उनसे पूछताछ जारी है। शकूर खान को लेकर यह भी खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान के ड्रोन्स लगातार जैसलमेर के इलाके में मार गिराए जा रहे थे, तब बहुत ज्यादा एक्टिविटी देखी गई। गवर्नमेंट कर्मचारी हो या फिर आमजन हो, दोनों के केस में सेम कानून है। किसी प्रकार की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर आप बॉर्डर पार देते हैं और इसके अलावा जो व्यक्ति बॉर्डर पार के लोगों के संपर्क में है अनावश्यक, और वो सब लोग हमारे रडार पे हैं और उन सब पर नजर हम बनाए हुए हैं। और आमजन से भी अपील की जाती है कि किसी प्रकार के कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपकी जानकारी में आता है तो पुलिस को आप अपना सूचना गोपनीय तरीके से दे सकते हैं। कासिम नाम के इस मौलाना को देख लीजिए, ये हुलिया बदलने में भी माहिर है, मगर अब इसका जासूसी वाला खेल ओवर हो चुका है। खुलासे के मुताबिक कासिम का पाकिस्तान में ISI हैंडलर से डायरेक्ट कनेक्शन था। वो बाकायदा 2 बार पाकिस्तान भी जा चुका था, पहली बार अगस्त 2024 में और फिर मार्च 2025 में। करीब 90 दिनों की इन अलग अलग विजिट में उसे लाहौर में ट्रेनिंग दी गई। लाहौर के आर्मी कैंप में उसे सिखाया गया कि जासूसी किस तरह करनी है। पहलगाम हमले के ठीक पहले कासिम पाकिस्तान से वापस लौटा था और ISI के बताए गए मिशन पर काम कर रहा था। हालांकि इस बार कासिम को जासूसी के आरोप में राजस्थान के मेवात इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। कासिम को अलवर के आर्मी स्टेशन की जानकारी लीक करने का टास्क दिया गया था
और इसके लिए उसे करीब 2 लाख पाकिस्तानी रुपए भी अलग अलग किश्तों में दिए गए। स्पेशल सेल की टीम अब उससे सवाल पूछ रही है। तुम्हें पाकिस्तान में किस किस तरह की ट्रेनिंग दी गई? लाहौर आर्मी कैंप में ट्रेनिंग की सटीक लोकेशन और टाइमिंग बताइए। कासिम ने जासूसी के लिए कौन से डिवाइस इस्तेमाल किए? जासूसी के बदले कितने पैसे मिले थे और ये पैसे कैसे भेजे जाते थे? क्या ऐसी ही जासूसी दूसरी जगहों की भी की थी? शुरुआती पूछताछ में कासिम ने कबूला है कि अलवर के आर्मी स्टेशन पर गाड़ियों की मूवमेंट की तस्वीरें उसने खींची और इस मूवमेंट की टाइमिंग भी नोट करके उसने पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के हैंडलर्स को शेयर की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे ही जासूसों की गिरफ्तारी शुरू हो गई, उसका डर कासिम के अंदर तक बैठ गया। उसने पूछताछ के दौरान बताया, ज्योति मल्होत्रा और अन्य जासूसों की गिरफ्तारी के बाद उसने अपने मोबाइल फोन से सारा का सारा डेटा डिलीट कर दिया। हालांकि उसने आईएसआई के 3 अफसरों का जिक्र किया है जो कि उसकी ट्रेनिंग का किरदार बताए जा रहे हैं। कासिम का दावा है कि एक आईएसआई अधिकारी का कोड नेम शाहजी था। लाहौर में उसकी ट्रेनिंग में ताऊजी नाम का एक आईएसआई अधिकारी भी शामिल था। वकास नाम के तीसरे आईएसआई अधिकारी का खुलासा भी। ट्रेनिंग के दौरान कासिम को कुछ गैजेट्स, सिम कार्ड्स और फर्जी दस्तावेज दिए गए थे। स्पेशल सेल की टीम अब उनकी भी जांच कर रही है। जाता था पाकिस्तान, एक बार गया था, उसको कोई फूफी है, फूफी रहती, फूफी उधर पाकिस्तान में मिलने के लिए जाता था पहले। एक बार, हाँ रिश्तेदार, एक बार गया था पहले। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान में कासिम के रिश्तेदार रहते हैं और इसी का फायदा उठाकर वो पाकिस्तान में जाकर आईएसआई के कनेक्शन में आया। कासिम के भाई अनीस पर भी आईएसआई के लिए काम करने का आरोप लगा है। सूत्रों के मुताबिक कासिम की तरह अनीस भी पाकिस्तान जा चुका है। इस वक्त हम गंगोरा गांव में मौजूद हैं। ये डीग का भरतपुर क्षेत्र का ये गंगोरा गांव है और गंगोरा गांव में ये आप देखेंगे तो ये कासिम का घर है। इस वक्त सिर्फ अंदर जो पत्नी है कासिम की वो मौजूद है, इसके अलावा घर में कोई भी मौजूद नहीं है। जो माता पिता कासिम के हैं उनकी मौत हो चुकी है। देखिए कासिम दिल्ली यहाँ पे नाम जो है वो लिखा हुआ है ताकि आइडेंटिफाई हो जाए घर। और बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पहुंची थी यहाँ पे और उसके बाद कासिम की जो गिरफ्तारी है वो यहाँ से की गई थी। सूत्रों का यह भी कहना है कि कासिम स्थानीय स्तर पर तांत्रिक विद्या का काम भी करता था, जिसका इस्तेमाल उसने पाकिस्तान के लिए जासूसी में किया। कासिम तंत्र विद्या को जरिया बनाकर कई दिनों तक संवेदनशील संस्थानों के पास जाकर घूमता था और फिर सीक्रेट ऐप्स के जरिए उसे पाकिस्तान पहुंचा देता था। अब जांच का एक एंगल यह भी है कि क्या उसे पहलगाम हमले का कोई क्लू पाकिस्तान में मिला था, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही उसकी वापसी हुई थी। पहलगाम में 26 बेगुनाहों को मार दिया गया। आतंकियों ने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर धर्म पूछ पूछ कर गोली चलाई। क्या हमले से पहले पहलगाम की सुरक्षा, एंट्री और जियोग्राफिक डिटेल भी पाकिस्तान तक पहुंचाई गई? पहलगाम अटैक से ठीक पहले ज्योति मल्होत्रा पहलगाम गई और फिर पाकिस्तान भी गई, लेकिन खुलासा हुआ है कि पहलगाम को लेकर मोतीराम जाट नाम का शख्स भी कटघरे में है। मोतीराम जाट के बारे में जानकारी सामने आई है कि वो मोतीराम सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। मोतीराम जाट 15 अप्रैल तक पहलगाम में पोस्टेड था और फिर 22 अप्रैल को आतंकी हमला हो गया। जांच एजेंसीज ये जानने में जुटी हैं कि क्या मोतीराम जाट ने पहलगाम से जुड़ी तस्वीर, सेना की पोस्टिंग और दूसरी संवेदनशील जानकारी कहीं शेयर तो नहीं की। अगर की है तो वो किस तरह की? पूछताछ में मोतीराम जाट ने यह भी बताया कि उसे हर इंफॉर्मेशन के एवज में पैसे दिए जाते थे और इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही पैसे तय थे। फिलहाल मोतीराम जाट से एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है, उससे तमाम जानकारियां इकट्ठा करने की कवायद कर रही है।
खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने पैसों का लालच दिखाया और फिर उसके एवज में जासूसी करानी शुरू कर दी। खुलासा हुआ कि आईएसआई एजेंट उसे महीने की 4 तारीख को 3500 रुपए देता था। ये रकम उसकी और उसकी पत्नी के बैंक खातों में ट्रांसफर होती थी। खास जानकारी शेयर करने पर 12,000 एक्स्ट्रा दिए गए थे। जानकारी सटीक होने पर ही उसे पेमेंट मिल पाती थी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार सीआरपीएफ के जवान मोतीराम जाट ने एनआईए की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए। उसने बताया कि किस तरह से उसे सबसे पहले आईएसआई एजेंट ने अपने झांसे में लिया और उसके बाद से ही लगातार उससे जानकारियां ली जा रही थी। मोतीराम जाट ने ये बताया कि साल 2023 में आईएसआई एजेंट ने उसे सबसे पहले अपने झांसे में लिया। जासूसी कांड में मोतीराम जाट की भूमिका इसलिए संदिग्ध हो गई है क्योंकि वो सीआरपीएफ में नौकरी करते हुए ये सब काम कर रहा था और उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। अब उसके मोबाइल से सबूत जुटाए जा रहे हैं। किस नेटवर्क के जरिए वो झांसे में फंसा, इसकी चेन भी अब खोजी जा रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी का तुफैल देश के गद्दारों की इसी लिस्ट में शामिल है। तुफैल 400 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर से कांटेक्ट कर रहा था। यूपी एटीएस की टीम ने पिछले दिनों वाराणसी के इसी घर से मोहम्मद तुफैल नाम के पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया था। ये घर उसका ननिहाल है और यहीं पर बैठकर वो सभी गतिविधियों को अंजाम देता था। तुफैल के ऊपर आरोप है कि उसने ज्ञानवापी के साथ साथ अयोध्या का जो राम मंदिर है उसको लेकर भी जो कुछ गोपनीय सूचनाएं थी वो पाकिस्तान तक पहुंचाया था। उसने वो गजवाए हिंद का जो सपना था उसे लेकर आगे बढ़ रहा था। यूपी एसटीएफ ने तुफैल की हिस्ट्री को खंगालना शुरू किया तो बहुत बड़ा सुराग हाथ लगा। उसके मोबाइल ने वो राज उगल दिए जो जासूसी के आरोपों पर मुहर लगा रहा है। सूत्रों के मुताबिक तुफैल उम्मीद शहर नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में सक्रिय था। इस ग्रुप को पाकिस्तान के एक नंबर से बनाया गया था। इस ग्रुप में या तो जासूसी और देश विरोधी गतिविधियों वाले लोग थे या फिर पाकिस्तान के लोग थे। खुलासा यह भी है कि पाकिस्तान एजेंट के संपर्क में आने के बाद उसने ये ग्रुप ज्वाइन किया था। तुफैल 2022 में पंजाब के सरहिंद गया था और इसी साल वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आरोप ये है कि वो पाकिस्तान की एक महिला के संपर्क में था जो पाकिस्तानी सेना के किसी अफसर की पत्नी बताई जा रही है और बाकायदे हनी ट्रैप में मोहम्मद तुफैल फंसा हुआ था और लगातार जो भारत की जानकारी थी वो सरहद पार पाकिस्तान में पहुंचा रहा था। और इसी आधार पर पिछले दिनों यूपी एटीएस की टीम ने उसे वाराणसी के आदमपुर के इसी घर से गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी की जो तस्वीरें थी वो यहाँ पर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। इस सोच को वाराणसी और आसपास के दूसरे युवाओं से शेयर करता। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने तुफैल के अलावा हारून को भी गिरफ्तार किया। रामपुर का शहजाद भी एजेंसीज के शिकंजे में है। शहजाद के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने आईएसआई के कहने पर कई एजेंट्स को फर्जी नामों पर सिम कार्ड दिलवाए और पैसों की व्यवस्था की। सूत्रों के मुताबिक शहजाद 3 बार पाकिस्तान और 10 बार दुबई जा चुका था। एटीएस टीम शहजाद से कनेक्शन रखने वालों को रडार पर ले रही है ताकि गद्दारों को उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश के दुश्मनों को वे जिस भाषा में समझें उसी भाषा में पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से फिर एरियर स्ट्राइक के माध्यम से और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। 2 महिलाओं को अरेस्ट किया गया है मगर अब जांच एजेंसीज के चंगुल में तीसरी महिला भी आ चुकी है। नाम है सुनीता जामगड़े। यह महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली है। पुलिस के मुताबिक महिला अपने बेटे के साथ कारगिल गई
जहां वो बॉर्डर के आसपास वाले इलाकों में घूमी, पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी गई। हालांकि पीओ के जाने के दौरान बेटे को इंडिया में ही छोड़ गई। सुनीता ने पीओ के जाने के पीछे पादरी से मुलाकात को वजह बताया, लेकिन जांच एजेंसीज को उसकी इस थ्योरी पर भरोसा नहीं है। इसीलिए सुनीता की मंशा और आईएसआई एंगल से जांच की जा रही है। अभी तक के इंटरोगेशन में हमने उनको जो सवाल पूछे हैं, उन्हें सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो था वो पूछा है, तो उन्होंने वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताया है। जैसे कि यहाँ से वो 4 तारीख को नागपुर से निकले थे, फिर अमृतसर गए, अमृतसर से वो बच्चे को जो साथ में लेके गए थे उसको स्नो देखना था, इसलिए वो कश्मीर में लेके गए, फिर कारगिल गए और कारगिल से फिर वो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है और वो लगभग 14 तारीख से 23 तारीख तक पाकिस्तान में थे। सुनीता के घर वालों का कहना है कि वो 5 या 6 हजार रुपए महीने की नौकरी करती थी और उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। लेकिन सवाल ये कि सुनीता ने अपना मोबाइल फॉर्मेट क्यों किया? किसके कहने पर उसने अकेले ही पीओ के जाने का फैसला किया? पुलिस सूत्रों का कहना है कि सुनीता बार बार अपने बयान बदल रही है और जमानत मिलने की गुंजाइश में पाकिस्तान जाने का दम भर रही है। पुलिस को अंदेशा है कि सुनीता के मोबाइल में एक संदिग्ध ऐप था जिसका सच डेटा रिकवरी के बाद पता चल सकेगा। जो महिला है उनके कहने के अनुसार कि उन्होंने सॉफ्टवेयर मारा था, मतलब रीसेट किया था फ़ोन, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो पहले तो हमें पूरा रिकवर करना पड़ेगा अपने साइबर टूल्स का इस्तेमाल करके, और उसके बाद ही वो क्लियर होगा कि यहाँ की कुछ सेंसिटिव जानकारी कहीं दूसरी जगह पे शेयर हुई है या नहीं हुई है। अभिषेक भोसले नाम के इस शख्स को देखिए। सेना की इसी वर्दी में अभिषेक घूमता था और कईयों को धोखा देता था। बताया जा रहा है कि इसी पहचान के साथ उसने सेना के कई अधिकारियों को गुमराह भी किया। उसके पास से फर्जी पहचान पत्र, 2 सेट कॉम्बैट ड्रेस, कॉम्बैट कैप और अभी भोसले नाम की नेम प्लेट समेत कई सामान बरामद किए गए। फर्जी सेना के इस जवान को लेकर शक है कि उसने पुणे छावनी इलाके में मिलिट्री इंटेलिजेंस को लेकर कोई ना कोई इनपुट तो जुटाए जिसका नेटवर्क पाकिस्तान से जुड़ा हो। फिलहाल जांच एजेंसीज ने जासूसी वाले एंगल से भी पूछताछ करनी शुरू कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियों का जासूसों के खिलाफ जो है वो एक एक्शन जारी है और इसी एक्शन के तहत महाराष्ट्र एटीएस ने थाने के कलवा से एक संदिग्ध जासूस को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच में महाराष्ट्र एटीएस के साथ अब थाने पुलिस भी जो है वो जुट चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक 27 वर्षीय रवि वर्मा ये आरोपी का नाम है, जो नौदल में काम करता था और उसे वहां इजी एक्सेस था नौसेना के प्रीमाइसेस में जाने का। रविंद्र मुरलीधर वर्मा उर्फ रवि वर्मा, इनकी पाकिस्तानी एजेंट से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ लव स्टोरी के जरिए। पाकिस्तान की एक लड़की ने रवि वर्मा के साथ दोस्ती का ढोंग किया और फिर बात चैट से बढ़कर अश्लील तस्वीरें और सीक्रेट जानकारी शेयर करने तक बढ़ गई। रवि वर्मा ने पाकिस्तानी एजेंट को यह बताकर रखा था कि वो नेवी से जुड़ी निजी कंपनी में इंजीनियर है। इसी बहाने नेवी के परिसर में उसका एक्सेस आसानी से हो जाता है। इस बातचीत के दौरान आरोपी ने वॉरशिप की डिफेक्ट लिस्ट उस लड़की को भेज दी जो असल में पाकिस्तानी एजेंट थी। आपको पता है कब दोस्ती हुई, कैसे शुरुआत हुई? पुलिस को अभी 1 साल पहले हमारा बेटा बोला था मम्मी फेसबुक बंद कर देगा, फेसबुक के द्वारा वो लड़की आई है। वो लड़की को कहाँ की रहने वाली थी, कुछ पता है? ये नहीं बताया। पाकिस्तानी थी वो लड़की? वो एटीएस वाले हमको बताए हैं, मैं पूछी तो बताए जी। तो आगे कैसे उनकी दोस्ती हुई, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या आपको बताया रवि ने उसके बारे में? बातचीत उतनी हुई, वही बोला फेसबुक बंद कर देगा, तब से बातचीत नहीं हुई है। वहीं से व्हाट्सएप पे का नंबर, एक दूसरे का मोबाइल नंबर उनको मिला, लड़की को फेसबुक से मिला, रवि का फेसबुक से मिला, फेसबुक से मिला, मेन फेसबुक से मिला है। वैसे तो आरोपी बीते 3 महीने से खुफिया एजेंसीज की रडार पर था, मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब आईएसआई की साजिश का पर्दाफाश हुआ तो फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रवि वर्मा के 2 और साथियों को जांच टीम ने पकड़ा है। इनसे यह जानने और समझने की कोशिश की जा रही है
कि लव स्टोरी के नाम पर पाकिस्तानी एजेंट को कौन कौन से सीक्रेट बताए। कितने साल से पहले की बात है ये? अभी 1 साल हुआ। और पुलिस जो है कब से जांच कर रही है, कितने टाइम से? अभी 2 महीने से जांच कर रही है वो लोग। कभी उसने बताया कि रवि, ये बताया कि रवि कहाँ काम करता है, क्या काम करता है? कौन? रवि। हाँ, रवि बताया था ना मुझे, नौलडाग में मैं काम करता हूँ मम्मी। हाँ, क्या काम का काम करता हूँ, चैन ब्लॉक खींचने का, ये सब खींचने उसने का। कभी आपको बताया कि उसने गलती से जाने अनजाने में जानबूझकर उसने जो है कोई तस्वीरें, वीडियो जो है नेवल डॉग की, भारतीय नौसेना से जुड़ी कोई खुफिया जानकारियां उसने उस लड़की को पहुंचाई? नहीं, ये सब नहीं। हिंदुस्तान के हर हिस्से से ऐसे लोगों को टारगेट किया जिन्हें या तो पैसे की जरूरत थी, या फिर स्टाइलिश जिंदगी जीनी थी, या किसी लड़की के चक्कर में फंसने के बाद जासूसी करने लगे। गुजरात एटीएस की पकड़ में आए सहदेव सिंह गोहिल से पाकिस्तानी एजेंट ने अदिति बनकर प्रेम का चक्कर चलाया और फिर सीक्रेट इंफॉर्मेशन मांगना शुरू कर दी। हमने एफएसएल को भेजा गया था, उसका एनालिसिस करके हमको पता चला जो भी व्हाट्सएप जो अदिति भारद्वाज नाम से यूज करते थे, जो दूसरे नंबर एज वेल एज जो पहले नंबर था, वो दोनों पाकिस्तान से यूज किया गया था। इसी दौरान ये सारा इंफॉर्मेशन हमको क्लियरली मेंशन करता है कि एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया के तौर पे होता है। सहदेव सिंह गोहिल कच्छ में स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर नौकरी कर रहा था, लेकिन ज्यादा पैसों के लालच ने उसे जासूस बना दिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी महिला ने सहदेव को 1 लाख रुपए दिए थे। इनमें से 40,000 रुपए उसे अज्ञात शख्स के जरिए कैश में उपलब्ध कराए गए। गुजरात एटीएस के मुताबिक जून 2023 में सहदेव सिंह गोहिल ने व्हाट्सएप पर सूचनाएं भेजना शुरू कर दी और यह सिलसिला ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जारी रहा। एटीएस की जांच में अब तक ये सामने आया है कि 7 मई को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके ठीक पहले इस अदिति भारद्वाज नाम की पाकिस्तानी महिला को इस सहदेव सिंह गोहिल ने कुछ ऐसे गूगल लोकेशंस, संवेदनशील गूगल लोकेशंस भेजे और साथ ही साथ भारतीय सैन्य यानी कि इंडियन आर्मी, बीएसएफ और कच्छ की दरियाई सीमा में जो नेवी का मूवमेंट था, उसके भी कई फोटोज और वीडियोस जो है वो व्हाट्सएप पर भेजता था। सहदेव सिंह गोहिल के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच हुई तो सामने आया कि जिन 2 नंबर्स का इस्तेमाल उसने किया, उन पर पाकिस्तान में व्हाट्सएप ऑपरेट हो रहा है। देश के इस गद्दार से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि कहीं भुज और नालिया एयरबेस की सीक्रेट डिटेल या तस्वीरें तो नहीं भेजती, क्योंकि इन दोनों ही एयरबेस को पाकिस्तान ने 8 और 9 मई को टारगेट किया। हालांकि पाकिस्तान के हमले को नस्तनाबूद कर दिया गया। शुरुआती जांच में इतना क्लियर हो गया कि इस देशद्रोही को पाकिस्तानी महिला एजेंट ने बीएसएफ के मूवमेंट की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। बीएसएफ एंड इंडियन नेवी का जो भी गुप्त कंस्ट्रक्शंस है और अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज है, उसका फोटोज और वीडियोस मांगी थी। उसके दौरान 2023 जुलाई एंड 2023 एंड से इसने उस व्हाट्सएप माध्यम से उसका वीडियोस एज वेल एज फोटोज उसको शेयर करना शुरू किया था। हरियाणा के हिसार की ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा के कैथल का देवेंद्र सिंह, हरियाणा के नूह से अरमान, हरियाणा के नूह से ही तारीफ, उत्तर प्रदेश के कैराना का नोमान इलाही, पंजाब के गुरदासपुर से करणवीर सिंह, पंजाब के गुरदासपुर का सुखप्रीत सिंह, पंजाब के मलेरकोटला से यामीन मोहम्मद, पंजाब के मलेरकोटला से गजाला, पंजाब के जलंधर से मोहम्मद मुर्तजा अली। ये वो लिस्ट है जो बताती है कि आईएसआई ने हिंदुस्तान में जासूसी नेटवर्क के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया है।